जब यह है कि नहीं मेरे भी यूपी पीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। तो सेमिनार खत्म, वो मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछनी थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं मेरे भी यूपी पीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा। तो 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहां के शिक्षकों की वजह से। मैंने अभी भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि इस देश के शिक्षकों को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। शिक्षक को और सरकारी, हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। उसकी सबसे बड़ी भूख है सम्मान की। मैं अभी आपके गुरुजनों के साथ ऑफिस में बैठा था, तो मैं बता रहा था जापान के बारे में कि अगर वहां पे मॉल में टीचर मौजूद है और लाइन है और वो अपना कार्ड शो करता है, तो सारे लोग उस आदमी को आगे करेंगे और रास्ता देंगे। शिक्षक के साथ ये बहुत बड़ी बात, नहीं तो चाणक्य इतने बड़े साम्राज्य निर्माता कभी नहीं बन पाते। भाई धनानंद तो उनसे पूछा था ना कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे और सोने की बात नहीं है, सम्मान चाहिए। ये पहली रिक्वेस्ट आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। किस रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? आप हाथ उठा के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है।
ऐसी कौन सी नीति है उनकी? 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, 17th सेंचुरी में, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब रशिया को अगर जिंदा रहना है, जैसे हमारे लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं, अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाए तो हमारे लिए बहुत खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? और वो पॉलिसी आई थी 17th सेंचुरी में। वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। तो दूसरा रिक्वेस्ट मेरा आपसे यह है, किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। ना कोई पार्टी बुरी होती है, ना कोई नेता बुरा होता है, होता ही नहीं। और भारत जैसे देश में जहां का राजा कौन? आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। वो आंसर सही था कि पहला जो एफिलिएशन था वो बॉम्बे से था, पहला एफिलिएशन इस कॉलेज का बॉम्बे से था, दूसरा हुआ इलाहाबाद से। वो आंसर सही था। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर, वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस, सारा उसी रास्ते से निकलता है। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जब कभी, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आएंगे या हो सकता कर ही रहे हो, आईएएस वो बनेगा अब जिसका न्यूज़पेपर पर कमांड होगा। न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर नहीं होता, वो दर्पण होता है आईआर का। दर्पण, शीशा, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। वो दर्पण होता है समाज का। कन्या विद्या धन योजना सरकार लेकर आई, तो अब उस योजना का उद्देश्य सरकार को किसको बताना है? जनता को। जनता और सरकार के बीच में कौन मीडिएटर है? प्रेस। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस। और जिस देश में प्रेस की स्थिति मजबूत होगी और जनता जागरूक होगी, वो पता करेगी कि हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधि, राजा नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहा है। आपने अपने नौकर को 100 रुपए दिया कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो जब वो लौट कर आया तो आप हिसाब मांगेंगे ना। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट रिलीज करती है, आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे? बजट मतलब सरकार आपको यह बता, क्योंकि आप राजा हैं तो सरकार आपको यह बताती कि आप पैसा खर्चा कहां कर रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है वो जा कहां रहा है, किन मदों पे खर्चा हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। पहले आप तो अपने दिमाग को जिंदा करिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का।
किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है।